जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आपके लिए जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 अभी फरवरी में होने वाली है, उसके लिए हम आज आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आए हैं। और इस मैराथन क्लास में हम आपको 100 क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक टॉपिक से जो भी आपका पूरा सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, सभी टॉपिक से हम आपको प्रॉपर क्वेश्चंस बना कर लेकर आए हैं। कुछ इसमें PYQ मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस को मिलाकर हमने आपके लिए ये मैराथन क्लास लेकर आए हैं। और इसमें हम आपको 100+ क्वेश्चन ही लेंगे, और ये क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके जल्दी जल्दी हम स्पीड से कराएंगे, ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। और ये टॉप 100 क्वेश्चंस जो हैं आपके हर एक टॉपिक से लिए गए हैं, तो आपको हर एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता जाएगा, और आप हर एक टॉपिक से बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट हो, इसलिए हमने हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, और 100+ क्वेश्चन इस मैराथन में रहेंगे। तो आप सभी लोग इससे जुड़ जाइए, और क्लास को एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी मैराथन है और भी जो आपके लिए मैराथन आएंगी वो सभी आपको उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज ही संडे स्पेशल में आपके लिए हम जो है महिला पर्यवेक्षक की मैराथन लेकर आए हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा, और सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसकी अगर आपको PDF चाहिए है तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी PDF, वहाँ से इसकी PDF भी ले सकते हैं आप। पूरे जितने क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ये जो क्लास है जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद हम तुरंत इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप है ना इसकी जो है PDF ले सकते हैं, और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई देर किए। आप सभी ने आई होप क्लास को शेयर भी कर दिया होगा, क्लास को लाइक भी कर दिया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने चैनल को शेयर भी किया होगा। चलिए अब हम कोई भी आपका टाइम नहीं लेते हैं, और हमारे फटाफट ये जो 100 क्वेश्चंस हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारे ये जो 100 क्वेश्चन हैं इनको अब हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग आंसर लगाएंगे, सब इसमें आंसर लगाते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, टोनही से अभिप्रेत है जो जादू, बुरी नज़र या फिर किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा या हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है। देखिए जादू टोना की बात चल रही है इसमें, कि टोना जो रहता है उससे क्या है, मतलब कि एक ये जादू बुरी नज़र मतलब कि जो जादू की बुरी नज़र होती है, और कि ये किसी ना किसी तरीके से हानि पहुंचाएगा या पहुंचाने की शक्ति रखता है। तो इसका जादू का मतलब टोने का समाज में किस तरीके से है, ये किसी अन्य व्यक्ति या फिर व्यक्तियों को अथवा समाज को नुकसान पहुंचाता है, या फिर पशुओं को या जीवित वस्तुओं को, या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी आंसर इसका देते हुए चलेंगे। सभी लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी मैराथन रहेगी, वो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चन करवा सकें, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करवा सकें। तो जल्दी जल्दी आप भी आंसर देते जाइएगा। तो देखिए जो टोनही से क्या अभिप्रेत है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर D हो जाएगा, मतलब कि ये सभी ऑप्शन जो है इसके सही हो जाएंगे। देखिए ये है ना सभी प्रकार के लोगों को हानि पहुंचाता है, किसी व्यक्ति को भी पहुंचाएगा, अन्य किसी व्यक्ति को भी पहुंचाता है, समाज को भी पहुंचाता है, फिर पशुओं पे भी होता है, और जीवित वस्तुओं मतलब कि मनुष्यों पे भी किया जाता है। तो आपका ये जो ऑप्शन रहेगा D, ये इसका सही आंसर रहेगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है। देखिए अनाथ किस बच्चे को बोला जाएगा, ठीक है। अनाथ से क्या मतलब है, जैसे कि जो जैविक माता पिता के बिना हो, मतलब जिसके जैविक माता पिता नहीं होते हैं उसको अनाथ कहा जाता है, या फिर जो जैविक संरक्षक के बिना हो, मतलब कि उसका कोई भी जीवित संरक्षक नहीं है उसको अनाथ बोलेंगे, या जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना हो, मतलब कि जिसके कोई दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए माता पिता भी नहीं हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइएगा किस बच्चे को अपन अनाथ बच्चा कहेंगे। बताइए, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि किस बच्चे को अपन अनाथ बच्चा बोलते हैं। कि ऐसा बच्चा जो कि बालक मतलब कि कैसा हो, जिसके माता पिता बिना मतलब कि माता पिता नहीं होते हैं, या जिसका कोई संरक्षक नहीं होता है, या फिर जिसके जैविक दत्तक जो माता पिता हैं वो नहीं होते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो बताइए कैसे बच्चे को आप अनाथ बच्चा कहेंगे। तो देखिए इसका अगर हम आंसर देखें तो उपरोक्त सभी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिसके माता पिता नहीं होते उसको भी हम अनाथ ही बोलते हैं। जिसके पास कोई भी संरक्षक नहीं होगा, संरक्षक कौन होते, माता पिता, तो वो भी नहीं होंगे तो भी अनाथ कहलाएगा। और जे अगर ऐसा बच्चा जिसको किसी ने गोद भी नहीं लिया है तो भी वो क्या कहलाएगा, अनाथ ही कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 सेकेंड रुकिए, ये आई थिंक ये दूसरी जगह के क्वेश्चन, 1 सेकेंड। चलिए आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए कि किशोर जो किशोर न्यायालय है जिसमें बालकों की देखरेख और संरक्षण किया जाता है, वो अधिनियम, उसका अधिनियम कब आया था, 2015 में। तो किस दिन पूरे देश में प्रभावी हुआ था। कहने का मीन्स है किशोर न्याय अधिनियम जो 2015 है वो पूरे देश में किस दिन से लागू हुआ था। 15 जनवरी 2010 से, या 15 अप्रैल 2016 से, 15 मार्च 2016 से, या 15 फरवरी 2016 से। बताइएगा कब जो किशोर न्याय है, किशोर न्याय अधिनियम है ना, किशोर न्याय जिसमें है ना छोटे छोटे बालकों की देखरेख की जाती है, उनको संरक्षण दिया जाता है, उससे संबंधित ये अधिनियम 2015 में पास हुआ था। अब बताइएगा कि 2015 में तो पास हुआ था, लेकिन फिर लागू कब से हुआ, जनवरी में 15 जनवरी 2016 से, या फिर जो 1 सेकेंड, हाँ 2016 से, या फिर है ना 15 जनवरी 15 अप्रैल से, या फिर 15 मार्च से, या फिर 15 फरवरी से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 15 मार्च हो जाएगा, क्या हो जाए, सॉरी 15 जनवरी से हो जाएगा, क्योंकि 15 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी से क्या है, किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 को पूरे देश में क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेकेंड रुकिए आप, चलिए ये दोनों में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए आप पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जब तक हम इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन है कि मद्रास भारत का पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए, आप सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चंस हैं, आप इनको जितना ज़्यादा लगा सकते हैं उतना ही लगा लें, क्योंकि हर इनमें से आपका कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, देखिएगा आप खुद, ठीक है। बताइए भारत में पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कहाँ स्थापित हुआ था। मद्रास में 1927 में, आंध्र प्रदेश में 1927 में, बिहार में हुआ था, या फिर मुंबई में हुआ था। तो बताइएगा सर कहाँ पर हुआ था, बताइए।
तो देखिए, अगर हम देखें कि भारत में किशोर न्यायालय का मतलब न्यायालय बोर्ड की स्थापना, तो किशोर न्यायालय बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में मुंबई में स्थापित किया गया था। तो आप इसको याद रखें कि भारत में पहला किशोर न्यायालय बोर्ड, भारत का पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कब? मुंबई में 1927 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरसित किया गया, मतलब कि देखिए जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का है ना, उसमें किस चीज़ को मतलब कि हटाया गया था? तो बताइए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को, या बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1940 को, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1955 को, या बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2000 को? बताइएगा। तो देखिए, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है 2006, उसके द्वारा किसको निरसित किया था? बताइए, किसको निरसित किया था? तो देखिए, इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। मतलब जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो 1929 है, उसको क्या कर दिया गया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा हटा दिया गया था। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। देखिए, आप याद रखें कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब का है? 2006 का है ना। इसके अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या फिर गर्भहित बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। बताइएगा। देखिए, इसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो बाल विवाह से जन्मा हुआ कोई बच्चा है या फिर गर्भहित बालक है, तो गर्भ में अगर बालक है तो उसके लिए क्या प्रयोजन के लिए समझा जाएगा? ये धर्मज है या अधर्म है, या फिर प्रथा के अनुसार है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो बताइए, सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो जो बाल विवाह, आप सभी ने इसकी अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की क्या क्या अवधारणाएं थी, विशेषताएं थी। तो देखिए, अगर इसके अनुसार हम इसका आंसर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा कि इस तरीके के बालक को क्या कहा जाएगा? तो इस तरीके के बालक को धर्म बोला जाए। मतलब ये देखिए, आपने उनका बाल विवाह किया है तो इसके द्वारा अगर जो कोई भी बच्चा होता है और वो या फिर है ना कोई भी बच्चा गर्भ में आता है तो वो एक धर्म के तहत ही माना जाएगा, तो इसे धर्मज कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताइए, बाल विवाह अगर समाप्त करना है तो सबसे अच्छा तरीका उसमें कौन सा हो जाएगा? व्यापक शिक्षा, या शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया जाए, या फिर वित्तीय सहायता उनको प्रदान कर दी जाए, या फिर रोजगार के अवसर बढ़ा दिए जाएं, या फिर बाल विवाह निषेध कानून बनाया जाए? बताइएगा, इनमें से कौन सा है? मतलब कि अगर बाल विवाह आपको रोकना है तो आप क्या करेंगे? बाल शिक्षा का स्तर व्यापक कर देंगे, या वित्तीय सहायता देंगे उनको, या फिर रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, या फिर बाल विवाह निषेध कानून लेकर आएंगे? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? व्यापक शिक्षा। मतलब अगर आप शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे तो शिक्षा से क्या होगा? सभी को पता चल जाएगा कि बाल विवाह जो है एक क्या है, अपराध होता है। तो इसके लिए कानूनों को समझेंगे, फिर उसको बाल विवाह से होने वाली हानियों को समझेंगे, सभी को देखेंगे। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो वो इन सभी चीज़ को देखेगा और बाल विवाह को फिर क्या करेगा? वो नकार देगा। तो बाल विवाह को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि शिक्षा का स्तर क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को टोनही घोषित कर, देखिए अगर कोई व्यक्ति है और खुद को क्या बोल दे कि मुझ पे जादू हुआ है ना, इस टाइप का घोषित करे और लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करे, तो वह कितने वर्ष की कठोर सजा का हकदार होगा? बताइए। खुद को टोनही मतलब वो खुद पर जादू हुआ है नहीं, इस तरीके का बताए कि उसको जादू करना आता है और वो फिर ना आपको मतलब कि किसी को जाल में फंसाता
जाता है कि भैया वो उससे पैसे ऐंठने लगता है इस तरीके से, तो उसको कितने दिन की सज़ा हो सकती, कितने साल की सज़ा तक हो सकती, 5 वर्ष तक की, 2 वर्ष तक की, 3 वर्ष की तक की, या फिर 1 वर्ष तक की। तो सभी लोग आंसर देते हुए साथ साथ चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, सभी लोग आंसर देते हुए इसका चलेंगे कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को टोनही घोषित कर देता है और अपने जाल में फिर लोगों को फंसाएगा तो वो कितने दिन की सज़ा का हकदार होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, उसे कितने साल की सज़ा मिलेगी, 5 साल की सज़ा, कम से कम उसको 5 साल की सज़ा तो मिलेगी अगर वो जादू टोना के कहकर और फंसाने की कोशिश करता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम ये छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ था। अच्छा, ये तो टोनही है ना, ये वहाँ पर चलता है ज़्यादातर टोन छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ था टोनही प्रताड़ना अधिनियम। तो देखिए, ये तो कंफर्म है कि 2005 में हुआ था। अब वो तारीख कौन सी थी, 26, 15 अगस्त या 30 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 सितंबर 2005 को, है ना। कब, 30 सितंबर 2005, मतलब कि आप 2005 को याद रखें कि टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम जो है छत्तीसगढ़ में कब आया था, तो 30 सितंबर 2005 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए, जो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए 5 सभी अपराध होंगे, कौन कौन से थे, असंज्ञेय और जमानतीय, या फिर असंज्ञेय या अजमानतीय, या संज्ञेय और जमानतीय, या फिर संज्ञेय या अजमानतीय। तो देखिए, इस तरीके के अगर अपराध किए जाते हैं तो वो किस तरीके का होगा, संज्ञेय होगा और अजमानती, मतलब जिसमें ना क्या कहते जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या नहीं होगी, जमानत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़े से छत्तीसगढ़, अच्छा PYQ हैं ये तो छत्तीसगढ़ के भी आ गए हैं कि छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं थी। तो ये कितनी थी, 18 धाराएं थी। आप उसको याद रखिए, ये मध्य प्रदेश से तो हो गई नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन छत्तीसगढ़ वाले आ गए थे, लेकिन ठीक है। चलिए बताइए, बाल श्रम जो निषेध एवं नियमन अधिनियम है उसके तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। बताइए, जो बाल श्रम एवं निषेध नियम जो अधिनियम है उसमें कितनी उम्र से कम के बालक को मतलब कि काम नहीं करवाया जाएगा, 14 वर्ष या फिर 13 वर्ष या फिर 15 वर्ष या फिर 16 वर्ष। बताइए, सभी लोग आंसर लगाएंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा। अगर आपको टाइम की ज़रूरत है तो हम आपके लिए टाइमर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएं तो टाइम ना लगाया जाए। बताइएगा, चलिए आप सभी लोग आंसर बताते जाएंगे। तो देखिए, जो है 14 साल से कम वर्ष उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको है ना, इसके लिए आर्टिकल आपके पास कौन सा है, आर्टिकल 23 और 24। 23-24 जो आर्टिकल है वो बाल श्रम से निषेध के बारे में ही कहा गया है, और इन्हीं आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी मतलब कि काम, जैसे कि जो भारी काम होते हैं उनमें प्रतिबंधित किया गया है। तो आर्टिकल भी याद रखें, 23 और 24 इसी से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि, चलिए इसमें तो इसको स्किप कर देते हैं। चलिए हाँ, ये बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बताइए, अभी ये ऑप्शन है, इसके अनुसार बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगर हम इनके बारे में बोलें तो ये जो है ये क्या है, पहली है, प्रथम जयंती पटनायक जो है वो कौन है, प्रथम है। ठीक है, अब बची 3, तो बताइएगा कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी रेखा शर्मा है, आप याद रखें हैं। और जयंती पटनायक जो है वो कौन से नंबर की हैं, तो पहले नंबर की हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी। अप्रैल 1992 में
1992 में या मार्च 1993 में, मार्च 1992 में या फिर अप्रैल 1993 में। बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी। अप्रैल 1992, मार्च 1993, मार्च 1992 या फिर अप्रैल 1993। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब कि मार्च 1993। क्या हो जाएगा, मार्च 1993 में क्या किया गया था, तो मार्च 1993 में, एक सेकेंड रुकें, हाँ, मार्च 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, मार्च 1993 में किसकी स्थापना कर दी गई थी, तो मार्च 1993 में जो है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइएगा भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है। बताइए इसमें भारत में जो बाल श्रम हो रहा है सबसे ज़्यादा, उसका प्रमुख कारण क्या है कि हमारे इधर है ना उच्च जनसंख्या, मतलब जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए बाल श्रम ज़्यादा होता है, या निरक्षरता मतलब कि पढ़े लिखे कम है इसलिए ज़्यादा होता है, या फिर गरीबी, या फिर इनमें से सभी। बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बाल श्रम हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बताइए, सभी लोग आंसर देंगे कि भारत में इतना जो बाल श्रम होता है वो क्यों हो रहा है, कि यहाँ पे उच्च जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए हो रहा है, या फिर निरक्षरता के कारण मतलब क्या शिक्षा के कारण, या फिर गरीबी के कारण, या उपरोक्त में से सभी। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर सभी आ जाएगा, क्योंकि बाल श्रम क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए भी हो रहा है, फिर यहाँ पर गरीबी है और क्या है, पढ़ाई लिखाई भी कम है, तो जिसके कारण क्या होता है, बाल श्रम ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ। तो बताइए, जब है ना राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन, बालकों को मतलब कि बाल श्रम को रोकने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया था, तो वो कब किया गया था, 16 जून 1996 को किया गया था, या फिर 22 जून 2002 को किया गया था, 22 जुलाई 2002 को किया गया था, या 5 जून 1990 को किया गया था, ये 26 सितंबर 1994 को किया गया था। बताइए, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखेंगे, अपने अपने जो भी आपके आंसर आते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर लिखते जाएं, और उसके सामने उसका जैसे क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा ये लिखते जाएंगे, है ना। और क्लास को सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो राष्ट्रीय बाल श्रम है उसका उन्मूलन जो है कब हुआ, मतलब राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो 26 सितंबर 1994 को। कब किया गया था, 26 सितंबर 1994 को किया गया था। ठीक है, आप ये अच्छा 26 सितंबर को कुछ अगर जानकारी है तो बताइएगा 26 सितंबर को क्या है ना। लेकिन इसका याद रखें आप कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1994 को हुआ था। अगर 5 जून की बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये घरेलू हिंसा से संबंधित है, और ये सभी आपके बिल्कुल जो टॉपिक दिए गया है सिलेबस में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करें और उसको आंसर दें। देखिए, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है। बताइए, देखिए जो घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था। उसमें घरेलू जो घटना होती है उसकी रिपोर्ट में क्या क्या है, तो देखिए, दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से
की गई रिपोर्ट, या फिर दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा के अलावा की गई शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, या इनमें से दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम राइट आंसर देखें 19 का तो क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में जो उसके अनुसार जो रिपोर्ट बनती है वो कैसी है कि दुखी व्यक्ति से जो घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई क्या होती है, रिपोर्ट को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ठीक है, बताइए घरेलू हिंसा से संबंधित विवाद का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। बताइए कितने दिन के अंदर, प्रथम सुनवाई के 45 दिन के भीतर, या पहली सुनवाई के 90 दिन के भीतर, या पहली सुनवाई के 30 दिन के भीतर, या फिर 60 दिन के भीतर। बताइएगा, सभी लोग आंसर देते चलेंगे। जो घरेलू हिंसा से संबंधित विवाद होते हैं और उनका निपटारा करना है, मतलब निपटारा करने का प्रयास करें तो कितने दिन के भीतर किया जाएगा। मतलब पहली सुनवाई के 45 दिन के भीतर किया जाए, या फिर है ना पहली सुनवाई के 90 दिन के भीतर, या पहली सुनवाई के 30 दिन के भीतर, या फिर पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर। बताइए, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है कि जब भी अगर घरेलू हिंसा से संबंधित विवाद का निपटारा करने का प्रयास किया जाता है तो वो कब, तो पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर उसका निपटारा किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है आपका थोड़ा सा इससे संबंधित है ना, अवस्था से संबंधित। बताइए किशोर से अभिप्रेत है। बताइए किशोर किसको बोला जाएगा, जो 16 वर्ष की आयु से का कम बालक है उसको, 18 वर्ष से कम आयु का बालक है उसको, या 16 से 18 तक का बालक है उसको, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए, आप आंसर लगाते हुए चलें। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बताइए क्या हो जाएगा। हम किशोर किसको बोलेंगे, जो 16 वर्ष से कम आयु का है उसको, 18 से कम का है उसको, या फिर 16 और 18 के बीच है उसको, या उपरोक्त में से सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए अगर हम इसके बारे में आपको बताएं तो जो आयु, किशोर अवस्था की जो आयु होती है वो कितनी होती है, तो किशोरावस्था की आयु जो रहती है वो 12 से लेके और कहाँ तक होती है, 12 से लेके और 18 वर्ष तक की होती है। तो अब देखिए 18 वर्ष से जो कम आयु के बालक होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, किशोर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको हम किशोर बालक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है। बताइए किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है, राज्य सरकार करेगी, न्यायालय करेगा, केंद्र सरकार करेगी, या सभी कर देंगे। किशोर न्याय बोर्ड का बताइए। अब देखिए अगर किशोर न्याय जो अधिनियम था वो कब का था, तो किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय एक्ट कब का था, तो 2015 का था, है ना। अब बताइएगा 2015 का था, और इसके द्वारा ये गठन कौन, इनका गठन कौन कर रहा था। अब इसका गठन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, न्यायालय करेगा, केंद्र सरकार करेगी, या सभी करेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, जो राज्य सरकार अपने अपने राज्य में क्या कर सकती है, किशोर न्यायालय का गठन कर सकती है। और पहला किशोर न्यायालय कहाँ पर खुला था, तो मद्रास में खुला था, मुंबई में, है ना, 1929 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किशोर न्यायालय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त है। देखिए किसकी शक्ति प्राप्त है, पहले तो आ चुका है किशोर न्यायालय क्या, कि राज्य सरकार उसका गठन करती है ना, राज्य सरकार क्या करती है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा राज्य सरकार इसका क्या करेगी, गठन करेगी। ठीक है, किशोर न्यायालय बोर्ड का। अब बताइए उसको किस तरीके की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उनकी शक्ति प्राप्त है, या फिर मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी शक्ति प्राप्त है, या दोनों की है, या दोनों में से किसी की नहीं है। तो बताइएगा किसकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे।
अगर हम इसके बारे में आपको बताएं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए किशोर न्यायालय जो रहता है उसको किसकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, दोनों की। किसकी? दोनों की। प्रथम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है उसका भी, और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है उसका भी, दोनों की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ जाता है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए। देखिए क्या बोला गया है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम होता है 2006 का है, उसके अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए। किस प्रकार की अर्जी? जिला न्यायालय में उस स्थान पर जहाँ पर बालक का निवास है वहाँ करना चाहिए, या फिर जिला न्यायालय जहाँ विवाह अनुष्ठापित किया गया था वहाँ पर किया जाना चाहिए, या फिर जिला न्यायालय जहाँ पर पक्षकारों के अंतिम रूप के साथ निवास किया था वहाँ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कि क्या बोल रहा है। जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है उसके अनुसार हमें अर्जी कहाँ देनी चाहिए, बताइए। आप सभी आंसर बताएंगे कि कहाँ पर देनी चाहिए। तो देखिए अगर हम अर्जी की बात करें तो ये कहाँ देनी चाहिए, तो यहाँ पर जिला न्यायालय जहाँ पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था ना, वहाँ पर, मतलब कि जो पक्षकार थे जो अर्जी देने आए हैं बाल विवाह की, वो लोग लास्ट टाइम जहाँ पर एक साथ निवास कर रहे थे वहीं के जिला न्यायालय में इसकी क्या करनी चाहिए, अर्जी देनी चाहिए। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा कौन, है ना। तो देखिए ये किस प्रकार का, असंज्ञेय और जमानतीय, असंज्ञेय अजमानतीय, संज्ञेय अजमानतीय, या फिर संज्ञेय या जमानतीय, बताइए किस टाइप का। अगर है ना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है 2006 जो है उसके अनुसार दंडनीय अपराध होगा, किस प्रकार का बताइएगा। सभी आंसर लगाएंगे कि किस प्रकार का होगा। तो देखिए अगर हम इसमें देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कैसा होगा, असंज्ञेय होगा और अजमानतीय होगा। कैसा होगा, असंज्ञेय, मतलब इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल विवाह में महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में। देखिए बाल विवाह होता है और फिर है ना महिला संविदाकारी जो रहती पक्षकार रहती है उसके भरण पोषण के लिए मतलब कि किस धारा में प्रावधान दिया है, धारा 3 में, धारा 5 में, धारा 4 में, या फिर धारा 7 में। मतलब ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस धारा के अनुसार महिला को भरण पोषण के लिए जो है उनको मतलब कि कुछ भरण पोषण मिलेगा, है ना। तो किस में, किस धारा के तहत मिलता है, जो बाल विवाह महिला जो अधिनियम है 2006 उसकी किस धारा के अंतर्गत मिलेगा। तो देखिए अगर इसका आंसर देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, धारा 5 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत क्या है, बाल विवाह होता है और अगर उस लड़की को छोड़ दिया जाता है तो भरण पोषण किसके, धारा 5 के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विवाह शून्य करणीय घोषित कर सकता है, बताइए। मतलब कि निम्न में से बाल विवाह को शून्य करणीय घोषित, बाल विवाह को शून्य घोषित कर देगा, शादी ही नहीं मानेगा, कौन, बालक जो वर है वो, या फिर वधू है वो, या फिर दोनों विवाह के समय बालक थे तब, या अवयस्क बालक द्वारा। बताइएगा कि कौन है जो कि इनमें से बाल विवाह को शून्य भी घोषित कर सकता है, बताइए। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं ताकि क्लास सभी तक पहुंच सके हमारी। ठीक है, चलिए बताइएगा
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। इसका राइट आंसर मतलब कि जो दोनों अगर बालक भी और बालिका दोनों ही मिलकर इसको शून्य घोषित कर सकते हैं, अगर वो दोनों क्या है विवाह के समय बालक थे, मतलब कि बाल विवाह दोनों ही बाल मतलब कि 18 से कम के थे, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, दोनों ही इस विवाह को शून्य घोषित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि धारा 13 के अधीन न्यायालय आदेश दे सकता है। बताइए जो धारा 13 के अधीन न्यायालय क्या आदेश देगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर मतलब उसको आदेश देगा, या फिर किसी व्यक्ति के परिवारवाद पर आदेश देगा, या फिर उसकी स्वयं प्रेरणा से उसको जो है आदेश देगा, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। मतलब कि अगर है ना कोई भी धारा 13 के अनुसार जो न्यायालय आदेश दे सकता है ना, बालक विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर भी दे सकता है, किसी व्यक्ति मतलब परिवार के किसी व्यक्ति के कहने पर भी दे सकता है, और स्वयं प्रेरणा से भी दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आज क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है 2022-23 में वर्तमान महिला कोष में कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी, बताइएगा, है ना। वर्तमान में जो अभी महिला कोष है उसमें कितनी राशि स्वीकृत की गई है, 5 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़ या फिर 10 करोड़, बताइएगा, है ना। तो कितनी की गई 2022-23 में जो महिला कोष था उसमें कितनी राशि स्वीकृत की गई है, 5, 3, 7 या 10 करोड़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 करोड़ स्वीकृत की गई। कितनी की गई, 10 करोड़ स्वीकृत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये छत्तीसगढ़ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई भी आदेश परिवर्तनीय होगा। बताइए कब होगा, जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है उसके अंतर्गत किया गया कोई भी आदेश परिवर्तनीय होगा। कब होगा, जब समस्त भारत में मतलब परिवर्तनीय हो जाएगा, या उस स्थान पर जहाँ पर व्यवस्थित पक्षकार का निवास है वहाँ पर परिवर्तनीय होगा, या भारत के बाहर होगा, उपरोक्त में से सभी। देखिए भारत के बाहर तो हो ही नहीं सकता है ना, घरेलू हिंसा 2005 के अंतर्गत कोई भी आदेश परिवर्तनीय कहाँ पर होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, मतलब कि समस्त भारत में। जब वो परिवर्तनीय करेंगे तो हर एक कुछ भी चेंज करेंगे उनकी धारा में, तो वो पूरे भारत में ही उस चीज़ का क्या होगा, परिवर्तन होगा, मतलब पूरे भारत में वो क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, पूरे भारत में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण अधिनियम 2005 की कुल कितनी धाराएं। देखिए घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं, 36 हैं, 37 हैं, 35 हैं या फिर 38 हैं। सभी आप सभी ने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा, आप सभी ने इनको अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे, तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं, 36 हैं, 37 हैं, 35 हैं या फिर 38 हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। टोटल कितनी हैं, तो 37 धाराएं। कितनी हैं, 37 धाराएं, आप इसमें याद रखिए कितनी हैं, 37 धाराएं कुल हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब आता है टीकाकरण से, है ना। अब टॉपिक चेंज हो गया, अब किससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आपके टीकाकरण से आएंगे। अभी तक घरेलू हिंसा से संबंधित चल रहे थे, अब टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन चलेंगे। हमने आपको बोला है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, हमने देखिए आप देख भी रहे होंगे हर एक टॉपिक से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, टॉपिक वाइज ही हमने आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं। चलिए बताइए टीकाकरण कार्यक्रम कब चालू हुआ था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन कि टीकाकरण जो है कार्यक्रम से कब से लागू हुआ है, 1985 से, 1975 से,
1995 से या फिर 1999 से। सभी आंसर देंगे, सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे आपका आंसर क्या आता जा रहा है। अगर आपको क्लास थोड़ी तेज़ लग रही है तो आप अपने से पोस्ट करें और कर दीजिएगा, और या तो फिर है ना आप अपने यूट्यूब से में जाकर सेटिंग में जाकर और इसकी स्पीड कम कर लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड ही रखेंगे। बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है, तो टीकाकरण कार्यक्रम आप याद रखें 1985 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ है? 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। आप इसको याद रखें, ये IMP क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NHM का लक्ष्य क्या है, बताइए। जो NRHM जो है उसका लक्ष्य क्या है, बताइए। बाल मृत्यु दर में कमी लाना, या लैंगिक संतुलन, या मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, या उपरोक्त में से सभी, बताइए। ह्यूमन राइट कमीशन जो है NRHM जो है वो क्या है, उसमें क्या संबंधित है, मतलब उसके लक्ष्य क्या है। बाल मृत्यु दर को कम करना, लैंगिक समानता संतुलन बनाए रखना, या फिर मातृ मृत्यु दर को कम करना है, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो D, मतलब कि सभी करता है, ये है ना। देखिए ये है ना, बाल मृत्यु दर को भी कम करने का प्रयास करेगा, लैंगिक संतुलन भी बनाए रखेगा, और इसका लक्ष्य है, और मातृ मृत्यु दर को भी कम करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स का परीक्षण किया जाता है, बता एड्स में किस चीज़ का परीक्षण होता है। एलिजा टेस्ट होता है, या फिर बिडाल होता है, दोनों होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, बताइएगा कि किस में। देखिए बताइए एड्स में कौन सा परीक्षण होता है। जो एड्स का टेस्ट होता होगा, है ना, तो वो जो टेस्ट है, टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है, बताइए कौन सा होता है। एलिजा टेस्ट किया जाता है, या बिडाल किया जाता है, या दोनों किए जाते हैं, या नन ऑफ दिस, बताइए। सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एलिजा टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिजा टेस्ट किया जाता है एड्स में, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत को पोलियो रहित घोषित कब किया, बताइए। पोलियो से मतलब पोलियो रहित घोषित कब कर दिया है, मुक्त कब किया है भारत को, बताइए। 2012, 13, 14 या फिर 11 में, बताइए। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है, और पोलियो दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताइएगा आप। लेकिन पहले ये बताइए कब जो है पोलियो मुक्त घोषित किया है, 2012 में, 2013 में, 2014 में, या फिर 2011 में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2014। 2014 में क्या किया गया है, भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है 2014 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए पल्स पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बताइए, है ना। जो पल्स पोलियो की जो आप देखते भी होंगे 2 बूंद जिंदगी की ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो कौन करता है। ऐश्वर्या राय करती हैं, अमिताभ बच्चन करते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं, या फिर सलमान खान करते हैं। जल्दी सभी लोग आंसर बताएंगे कि जो पल्स पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, कौन है जो पल्स पोलियो की क्या जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो इसकी जो है वो कौन करते हैं, अमिताभ बच्चन करते हैं, जो कि कब, जो जून में पिलाने को बोला जाता है, 2 जून को पिलाने को बोला जाता है। और सभी जो है पल्स पोलियो अभियान भी चलता है उसके अंतर्गत, जिसमें ओरल जो है इसकी खुराक जो है 5 साल के तक के बच्चों को, 5 तक के बच्चों को पिलाई जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये जो है अमिताभ बच्चन इसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है, बताइए। बालकों में सबसे पहले, अब देखिए ये बालकों के विकास से संबंधित क्वेश्चन आने चालू हो गए कि बालकों में सबसे पहले किस चिंतन का विकास प्रारंभ होगा।
सबसे पहले बालक कल्पनात्मक चिंतन करना स्टार्ट करेगा, या फिर अनुमान लगाना, या फिर प्रत्यात्मक, या फिर प्रत्यक्ष? बताइए किस प्रकार प्रत्यात्मक या फिर प्रत्यक्ष? बताइए किस प्रकार का चिंतन का विकास होना स्टार्ट हो जाता है जब बालक में सबसे पहले? बताइए सबसे पहले इनमें से किस प्रकार का विकास होना स्टार्ट होगा किसी भी बालक में? कल्पनात्मक चिंतन, या अनुमान, या प्रत्यात्मक चिंतन, या फिर प्रत्यक्षात्मक चिंतन? बताइए किस प्रकार का चिंतन होना स्टार्ट होता है? अगर हम आंसर देखें इसका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन करता है, जो उसके सामने घटनाएं होती हैं उस चीज़ को सोचता है और उस चीज़ के बारे में चिंतन करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? जो उसने प्रत्यक्ष देखा है उस प्रकार की चीज़ों की नकल उतारने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बताइए बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाएगा? बाल्यावस्था के व्यवहार का, या फिर गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वता तक का, या फिर बालक के विकास की अवस्थाओं का, या फिर बाल के मनोविज्ञान क्रियाओं का? देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कि बाल मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था का के व्यवहार का, या फिर गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक का, या फिर बालक के विकास की अवस्थाओं का, या फिर बालक के मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का? तो देखिए बाल मनोविज्ञान है तो पक्का है बाल मनोविज्ञान से संबंधित अगर हम देखें तो उसमें एक बालक के गर्भकालीन अवस्था से लेके और उसकी परिपक्वता तक की अवस्था के बारे में पूरे के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जिसमें गर्भकालीन अवस्था से लेके और उस किसी भी बालक की परिपक्वता अवस्था तक उसका अध्ययन किया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम शिक्षा के, अब देखिए ये किसी का कथन है और उसने क्या बोला कि हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि हम शिक्षा के द्वारा हम बालक का क्या कर सकते हैं? कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक विकास नहीं कर पाते। ये थॉम्पसन का कथन है ना, थॉम्पसन का। ठीक है, ये किसका है? थॉम्पसन का कथन है कि अगर हम है ना क्या कहते हैं शिक्षा के द्वारा हम बालक का कुछ विकास तो कर सकते हैं लेकिन बहुत अधिक विकास नहीं कर सकते हैं। अब किस तरीके के बालक का? जो वंशानुक्रम बालक हो उसका, जलवायु वाले बालक का, या वातावरण वाले बालक का, या वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों क्या? तो देखिए अगर हम देखें तो हम शिक्षा से वंशानुक्रम का कुछ हद तक क्या कर सकते हैं? वंशानुक्रम का कुछ हद तक तो विकास कर सकते हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं कर सकते। जबकि जलवायु का भी कर सकते हैं, वातावरण का भी कर सकते हैं, लेकिन वंशानुक्रम का शिक्षा के द्वारा थोड़ा मतलब कुछ विकास कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? तो थॉम्पसन ने कहा है इस बारे में। आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। देखिएगा कि किस सिद्धांत के अनुसार जो अलग अलग व्यक्तियों में विकास की गति भी अलग अलग होती है। बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार ये कहा जाए कि अलग अलग व्यक्तियों के विकास में की गति भी कैसी होती है? अलग अलग ही होती है। तो अनवरत विकास के सिद्धांत के अनुसार, या फिर विकास की गति के अनुसार, या फिर क्रमिक विकास का सिद्धांत, या फिर एकीकरण का सिद्धांत? बताइए किस सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है कि जो अलग अलग व्यक्तियों में विकास की गति भी कैसी होती है? अलग अलग होती है। बताइए किस सिद्धांत में ऐसा कहा जा सकता है? तो देखिए अगर हम इसका आंसर आपको दें तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? एक विकास की मतलब गति का सिद्धांत है। ये क्या है? गति का सिद्धांत है कि अलग जैसे कि विकास की गति दिया है तो ये विकास की गति का सिद्धांत ही है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि अलग अलग व्यक्ति के विकास की गति भी क्या होगी? अलग अलग ही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बताइए, एक अध्यापक मतलब जो टीचर है उसकी दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन सबसे अच्छा कथन होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या फिर कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। बताइए, आप एक टीचर अगर इसमें देखें अपने आप को रखकर तो बताइएगा कि एक अध्यापक की दृष्टि से सबसे अच्छा कथन आप किसको बोलेंगे कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर क्या है, एक अच्छा टीचर होगा तो वो हर एक बच्चे को क्या करेगा, सिखाने की कोशिश करेगा। तो उसकी नज़र में प्रत्येक बच्चे जो है वो सीख सकता है, ना ये कुछ बच्चे सीखेंगे ये तो अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता है ना, कुछ कम बच्चे ही सीख पाएंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी कुछ हद तक हो जाता है। लेकिन अगर उससे बेस्ट ऑप्शन हमको ये दे रखा है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये एक अच्छा टीचर ही बताएगा, बोल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता। अगर देखिए किसी कोई बालक है, उसको अगर दृष्टि से संबंधित कोई बीमारी है, मतलब देखने से संबंधित कोई बीमारी है, तो वो किस पर प्रभाव नहीं डालेगा, उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर, या फिर शैक्षिक और व्यावसायिक पर, या सांस्कृतिक पर, या संवेगात्मक पर। बताइए इनमें से कौन सा जो विकास है उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। अगर कोई भी बालक अगर है ना क्या कहते हैं वो दृष्टि से संबंधित उसके साथ कोई दोष है, तो बताइए उसका किस चीज़ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, शरीर एवं मानसिक पर, शैक्षिक एवं व्यावसायिक पर, सांस्कृतिक पर, या फिर संवेगात्मक पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, संवेगात्मक पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि शारीरिक मानसिक पर भी पड़ेगा उसका, शैक्षिक और व्यावसायिक पर भी पड़ेगा, और सांस्कृतिक पर भी पड़ेगा, लेकिन उसके संवेगात्मक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके विषय में सत्य है। बताइए क्या मतलब, अगर कोई बालक है वो शैक्षणिक रूप से कैसा है, पिछड़ा हुआ है, तो उसकी पढ़ाई में उसके विषय में क्या चीज़ नहीं होगी, या मतलब क्या चीज़ सत्य है। तो उसकी पढ़ाई में पिछड़ा है, या फिर वह घर और समाज में पिछड़ा है, या मानसिक रूप से पिछड़ा है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी अगर बालक है और वो है ना शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है ना, तो उसके विषय में अगर हम सही बात बताएं तो ये क्या हो सकता है कि वो अगर शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो वो पढ़ाई में पिछड़ा होगा, इसलिए उसको शैक्षणिक रूप से, अगर उसने पर्टिकुलर एक शब्द लिख के दिया है कि शैक्षणिक रूप से ही पिछड़ा है, तो मतलब उसने पढ़ाई में पिछड़ा होगा, इसलिए उसको शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बोल रहे हैं। घर समाज में पिछड़ा, ये तो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो ही नहीं सकता, मानसिक रूप से भी नहीं। मेन क्या है, अगर कोई शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है मतलब उसको पढ़ाई में कमज़ोर है वो, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है कि जो बच्चा शारीरिक रूप से सक्षम है ये निम्न में से किस प्रकार नहीं हो सकता। देखिए कोई भी बच्चा अगर शारीरिक रूप से सक्षम है तो वो क्या नहीं होगा, लंगड़ा नहीं होगा, या पोलियोग्रस्त नहीं होगा, या जड़ बुद्धि नहीं होगा, या दृष्टि बाधित नहीं होगा। तो उसने ये बोला है कि शारीरिक रूप से अगर सक्षम है तो। बताइए अब आंसर आप ध्यान से लगाएं इसका, कि वो बोल रहा है कि अगर शारीरिक रूप से सक्षम है तो इनमें से क्या नहीं होगा, लंगड़ा नहीं होगा, या फिर पोलियोग्रस्त नहीं होगा, या फिर जड़ बुद्धि नहीं होगा, या फिर दृष्टि बाधित नहीं होगा। बताइएगा कि इसमें से क्या नहीं होगा वो। तो अगर हम देखें इसी चीज़ पर देखें, अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम है तो वो तो लंगड़ा, मतलब कि शारीरिक रूप से सक्षम है तो इसमें से किस प्रकार का नहीं होगा। अगर वो लंगड़ा होता तो फिर वो शारीरिक रूप से सक्षम तो कहाँ से हो पाता, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर पोलियोग्रस्त है तो भी वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो पाएगा, है ना। दृष्टि बाधिर है तो भी शारीरिक रूप से सक्षम। जड़ बुद्धि उसका मानसिक तौर पर विकास के बारे में, शारीरिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से तो वो पूरा ही है ना, उसका पूरा शरीर है, हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन जड़ बुद्धि तो उसका मानसिक वो है, विकास है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जड़ बुद्धि उसका प्रकार नहीं होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अवस्था में बालक की देखभाल आवश्यक है। देखिए इनमें से कौन सी अवस्था जो है जिसमें बालक की देखभाल सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, कि बाल्य अवस्था में सबसे ज़्यादा है, शैशवावस्था में, किशोर अवस्था में, या फिर सभी में। बताइएगा कि किस अवस्था में सबसे ज़्यादा बालकों पर ध्यान देना चाहिए, सबसे ज़्यादा उसकी देखभाल करनी चाहिए। इनमें से कौन सी, या तो तीनों अवस्था में, या फिर बाल्य अवस्था में, या शैशवावस्था में, या फिर किशोर अवस्था में। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बताएं आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मतलब सभी अवस्थाओं में है ना, चाहे वो किशोर अवस्था हो, चाहे वो शैशवावस्था हो, या फिर बाल्यावस्था हो, सभी अवस्थाओं में क्या है, बालक को की देखभाल की आवश्यकता तो होती ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। देखिए अगर बच्चे किशोर अवस्था में है तो उसके किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उसका संरक्षण करना चाहिए, शैक्षणिक क्षेत्र में, या फिर व्यक्तिगत क्षेत्र में, या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइएगा अगर किशोर अवस्था का बालक है तो उसकी किस अवस्था के मतलब किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उसका संरक्षण की आवश्यकता होती है। बताइएगा, आप आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उसकी जो है संरक्षण करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए अगर हम देखें इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना, क्योंकि किशोर अवस्था का अगर बालक है तो उसके हर एक क्षेत्र, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, व्यक्तिगत क्षेत्र हो, या फिर व्यावसायिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में उसके संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्थागत शिक्षा साधन है। भैया बताइए आप कि संस्थागत शिक्षा साधन है, किस चीज़ का साधन है, परिवार का साधन, मतलब कि संस्थागत शिक्षा साधन है क्या परिवार का, या समाज का, या स्कूल का, या फिर मित्र मंडली का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे कि इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो संस्थागत शिक्षा साधन होती है, संस्थागत है ना, जो ग्रुप, जो संस्थान के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो क्या होता है, एक परिवार का साधन होता है, समाज का होता है, स्कूल का होता है, या मित्र मंडली का। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो संस्थागत शिक्षा दी जाती है कहाँ पर दी जाती है, स्कूल में दी जाती है। कहाँ पर दी जाती है, स्कूल में दी जाती है। तो आप स्कूल जो है वो संस्थागत शिक्षा का एक क्या है, साधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है। बताइए, गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है, इनमें से गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं, सर्वांगीण विकास नहीं है, या उद्देश्यपूर्ण नहीं है, या स्वाभाविक जीवन से संबंधित नहीं है, या फिर अनुभवों पर आधारित नहीं है। बताइएगा कि कौन सी जो है इनमें से गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है पूछ रहे हैं ना, गैर संस्थागत कि सर्वांगीण विकास, या फिर उद्देश्यपूर्ण, या फिर स्वाभाविक जीवन से संबंधित, या फिर अनुभव पर आधारित। तो अगर हम गैर संस्थागत देखभाल के बारे में बोलें तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं होगी, तो उसकी विशेषता नहीं होगी उद्देश्यपूर्ण। क्या नहीं होगी, उद्देश्यपूर्ण उसकी विशेषता नहीं होगी। ठीक है, देखिए गैर संस्थागत देखभाल तो नॉर्मल उसकी देखभाल की जा रही, कोई उद्देश्य से नहीं की जा रही, जबकि संस्थागत जो देखभाल होती है वो क्या होती है, किसी उद्देश्य से होती है। तो इसका ये विशेषता नहीं होगी, जबकि सर्वांगीण विकास इसके उद्देश्य हो जाता है, स्वाभाविक भी हो जाता है, और अनुभव पर आधारित भी होता है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण इसकी विशेषता नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, एलिजा टेस्ट किस में किया जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था, अगर आपने ध्यान से वो क्वेश्चन देखा होगा तो आप ज़रूर बता देंगे। एलिजा जो टेस्ट है वो किससे संबंधित है, परीक्षण, ये तपेदिक मतलब टीबी से संबंधित है, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है, टीबी से संबंधित है, या फिर एड्स से संबंधित है, या फिर कैंसर से संबंधित है, या फिर ज्वार से संबंधित है। बताइए, ज्वार मीन्स क्या हो जाएगा, ज्वर है, ज्वर मीन्स मतलब
है, सिकनेस जो भी बुखार आ जाता है उससे संबंधित है। तो देखिए अभी हमने कुछ देर ही पहले बताया था कि जो एलिज़ा जो होता है वो किससे संबंधित एड्स का परीक्षण किया जाता है। एड्स से संबंधित जो एड्स जो होता है उससे संबंधित जो परीक्षण टेस्ट किया जाता है वो कौन सा टेस्ट कहलाता है, एलिज़ा टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारी संबंधित आ गया है कि भारत में एड्स मतलब HIV, कौन सा HIV जो महामारी की पहली घटना किस वर्ष में संज्ञान में आई थी, मतलब सबसे पहले भारत में कब HIV के बारे में पता चला था। ठीक है, 1976 में चला था या 1986 में या 1996 में या फिर 1999 में, बताइए कब किया गया था। तो भारत में जो एड्स या फिर HIV महामारी की जो घटना हुई थी वो कब संज्ञान में आई थी। सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे कि कब संज्ञान में आई थी। अगर हम इसके बारे में आपको बताएं तो HIV मीन्स क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। और ये जो है ये भारत में कब पता चला था इसके बारे में, तो 1986 में पता चला था। कब पता चला था, 1986 में पहली बार पता चला था भारत में एड्स या फिर HIV महामारी के बारे में। ठीक है, याद रखना 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाको जो है, नाको का संबंध किस रोग से संबंधित है, किस से संबंधित है। नाको जो है इसका संबंध किस रोग से है, एड्स से संबंधित है या कैंसर से संबंधित है, छोटी माता से संबंधित है या बेरी से संबंधित है। देखिए जिस तरीके से एलिज़ा का संबंध किससे था तो एड्स से था, उसी तरीके से पूछ रहा है कि नाको का जो संबंध है वो किस रोग से है, एड्स से है, कैंसर से है या फिर छोटी माता से है, स्मॉल पॉक्स से है या फिर बेरी से है। बताइए किससे है। सभी लोग आंसर लगाएंगे इसका कि इसका संबंध किससे है। तो देखिए अगर हम इसका आंसर देखें 52 का आंसर, तो ये नाको जो है वो किससे संबंधित है, कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित है, नाको कैंसर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा बताइए, एड्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है वो। तो एड्स में, अच्छा एड्स का जो फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो एड्स में जो ए है उसका मतलब क्या होगा, इक्वेरेंसी होगा, इक्वाइड होगा या एडोलनेस सेंस होगा या फिर एडल्टेशन होगा। बताइएगा कि क्या होगा। तो एड्स का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो इसमें ए का जो नाम मतलब कि पूर्ण जो स्टैंड होगा, ए का स्टैंड जो होगा वो क्या होगा, एक्वायर्ड, है ना। क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है फुल फॉर्म। तो इसमें 59 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, जो होगा एक्वायर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हैं। बताइए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, कि जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, या जिनकी आवश्यकता अधिक आवश्यकता होती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे, या जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, या जिनकी आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं। आप इनका आंसर दीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो देखिए ये पोषण से संबंधित क्वेश्चन आ गया है आपका, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित आ गया। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मतलब कि जो पोषक तत्व होते हैं ना, जिनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। एक कौन से होते हैं, माइक्रो होते हैं, ठीक है, और एक कौन से होते हैं, मैक्रो होते हैं। कौन से होते हैं, एक मैक्रो होते हैं, और माइक्रो कौन से होते हैं, जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और मैक्रो कौन से होते हैं, जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? बताइए। इसमें से जो महिला और पुरुष जो होते हैं, मेल और फीमेल को अगर सामान्य कार्य कर रहे हैं तो उस सामान्य कार्य के लिए उनको समान ही वेतन दिया जाए, उनको मतलब कि सेम सैलरी दी जाए, वो किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 36 या फिर 37 या 39 में? बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत लिखा गया है कि महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। तो अगर आपने अनुच्छेद पढ़ रखे होंगे तो इसका आंसर बिल्कुल आप दे देंगे कि क्या आंसर होने वाला है इसका। तो देखिए, अगर हम इसके बारे में आपको बताएं तो अनुच्छेद जो है ये हमारे 12 से लेकर, और 12 नहीं 14 से लेकर अगर हम बोलें तो 14 से लेकर और जो 35 तक जो हैं वो कौन से अनुच्छेद कहलाते हैं? तो हमारे ये जो अनुच्छेद हैं ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित में 35 तक आते हैं, फिर उसके बाद जो हैं वो DPSP में जाते हैं। किस पे आते हैं? DPSP, मतलब कि ये जो हमारे राज्य द्वारा दिए जाते हैं वो। तो अब बताइएगा कि इसमें क्या है? तो देखिए, अगर सामान्य कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ये किस में लिखा है? तो 39 में लिखा है। किस में लिखा है? 39 में, अनुच्छेद 39 में लिखा है कि पुरुष और महिला को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चों से बलपूर्वक काम कराने से रोकना किस अनुच्छेद में दिया था? अभी अगर हम कुछ देर पहले मैंने एक बालक से संबंधित क्वेश्चन आया था, उसमें इसके अनुच्छेद बताए थे। अब ये पूछ रहा है कि बलपूर्वक किस अनुच्छेद में? बलपूर्वक है ना, अगर बहुत आप ध्यान से देखें तो इसमें बलपूर्वक कार्य करने से रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद वर्णित किया गया है? 21 या 22, 23 या फिर 24? बताइए किससे संबंधित है? अगर 21 देखें तो हम तो ये तो जीवन से संबंधित है, ठीक है, और 22 और 23, 24 इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? 23, 24। लेकिन अब 23 और 24 में से भी क्या है? बलपूर्वक कार्य कराने से संबंधित कौन सा है? तो 23 है। कितना है? 23 है। जबकि 24 में दिया है कि 14 साल तक के बच्चों जो रहते हैं, उनसे कम आयु के जो बच्चे रहते हैं उनसे आप काम नहीं करा सकते हैं, भारी कार्य नहीं करा सकते हैं। तो और 23 में क्या दिया है कि बलपूर्वक बलात्श्रम आप नहीं करा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि UNO द्वारा बच्चों को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? UNO जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा बच्चों को कौन सा अधिकार नहीं दिया है? जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार या पलायन का अधिकार? बताइए इनमें से कौन सा अधिकार जो है UNO द्वारा बच्चों को नहीं दिया गया है? बताइए UNO द्वारा बच्चों को इनमें से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? कि जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार या फिर पलायन का अधिकार? कौन सा अधिकार है जो नहीं दिया गया है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब पलायन का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है, जबकि जीने का अधिकार दिया गया है, विकास का अधिकार दिया गया है, सुरक्षा का अधिकार दिया है। लेकिन UNO द्वारा जो है बच्चों को कौन सा अधिकार नहीं दिया है? पलायन का, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम स्वतंत्र भारत में नहीं बना? बताइए स्वतंत्र भारत में नहीं बना। स्वतंत्र कब हुए थे हम? 1947। ठीक है, अब बताइए 1947 में के बाद जो है कौन सा भारत का अधिनियम है नहीं बना है? सती प्रथा वाला, घरेलू हिंसा वाला, या फिर दहेज प्रथा वाला, या फिर खाद्य सुरक्षा वाला? बताइए कौन कौन सा नहीं बना। अगर हम देखें तो देखिए दहेज प्रथा कब आया था? 1961 समथिंग था ये। ठीक है, घरेलू हिंसा वाला अभी हमने देखा 2005-06 में बना है ना। घरेलू हिंसा कब बना? 2005-06 में
बना है। और खाद्य सुरक्षा जो है 2013 का है, ये 2013 का। अब बचा कौन सा, सती प्रथा। तो सती प्रथा का जो अधिनियम कब से है, 1827-28 में बनाया गया था इसको। तो ये जो है वो स्वतंत्र भारत का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सती प्रथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का अधिकार में के संबंध में सही है। बताइए शिक्षा के अधिकार के संबंध में क्या चीज़ सही है, कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया इसको, या केवल 6 से लेकर 14 साल तक के लड़कों पर लागू है, या 6 से लेकर 14 साल तक की लड़कियों पर लागू है, या फिर ये संविधान में सम्मिलित नहीं है। बताइएगा इनमें से मेन क्या है कि शिक्षा का अधिकार में सही कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए केवल लड़कों के लिए नहीं है ये, ठीक है, और इसमें केवल लड़कियों के लिए भी नहीं है ये, और संविधान में सम्मिलित तो है ये वाला, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या कि ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ये इसमें सही है ना। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था इसको। और ये जो है शिक्षा का अधिकार, ये जो है 86 नंबर का जो उसमें अमेंडमेंट करके और फिर बोला गया था कि जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना आवश्यक है। तो ये पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया था। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम तो अभी अपन इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2005 में आया था, 6 में आया था, 7 में आया था, ये 4 में आया था। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है वो कब आया था, 2006 में आया था। कब आया था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के लिए संसद में संयुक्त अधिवेशन हुआ था। बताइए इसमें से अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ है ना। संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। अब इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से किस अधिवेशन मतलब किसके लिए हुआ था, दहेज वाले के लिए, या फिर है ना दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए हुआ था, या फिर खाद्य सुरक्षा के लिए, बाल विवाह के लिए, या फिर शिक्षा को निःशुल्क बनाने के लिए। तो बताइएगा कि जो संयुक्त अधिवेशन हुआ है वो इनमें से किस चीज़ के लिए हुआ था। तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और है ना क्या कहते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो इन दोनों के और वो आते हैं और फिर संयुक्त रूप से जो राष्ट्रपति जो रहते हैं वो संयुक्त रूप से बुलाते हैं और मीटिंग फिर होती है, अधिवेशन होता है, तो उसको संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। और ये इनमें से जो ऑप्शन है उसमें दहेज के लिए संयुक्त अधिवेशन हुआ था। कब, दहेज के लिए, जो कि 1961 में आया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। उसमें जो है दहेज जो से संबंधित कानून बनाने के लिए संयुक्त अधिवेशन कराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। अब देखिए ये ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन आज आपकी क्लास में आपको देखने को मिले हैं। हमने इतनी देर से क्लास ले रहे हैं, अभी तक आपको नहीं बोला है कि चैनल को आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी, आई होप आप सब ने कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थाइमस ग्रंथि है, प्यूटिटरी ग्रंथि है, लिवर है, या फिर ब्रक है। बताइए कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर हम बोला जाए कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में, तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर, है ना, जिसको अपन यकृत बोलते हैं हिंदी में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। ठीक है, सबसे बड़ी। और प्यूटिटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्रक मीन्स क्या होता है, किडनी, है ना। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, हमारी लिवर हो जाती है। लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीलिया हो जाता है
किसकी स्त्राव देखिए हमारे शरीर में किस चीज़ का स्त्रावण जो है बढ़ जाता है जिसके कारण से हमें पीलिया हो जाएगा। पित्ताशय का स्त्रावण बढ़ने से पीलिया होता है, या यकृत के, या अग्नाशय के, या फिर वृक्क मतलब किडनी में अगर ज़्यादा स्त्राव होने लगेगा तब पीलिया होगा, या अग्नाशय में ज़्यादा स्त्राव होगा तब, या फिर यकृत में, या फिर पित्ताशय में। बताइए किस में सबसे ज़्यादा स्त्रावण हो जाएगा जिसके कारण हमको क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब पित्ताशय में ज़्यादा स्त्रावण होने लगता है तो फिर उसके कारण हमको क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जॉइंटिस जिसको बोलते हैं, पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक नेतृत्व का उदाहरण, बताइए इसमें से अनौपचारिक नेतृत्व का उदाहरण कौन है। अनौपचारिक, ठीक है, डॉक्टर, या मजदूर नेता, या हिटलर, या फिर कलेक्टर। बताइए इसमें से औपचारिक और अनौपचारिक कौन से हैं। बताइएगा कि अनौपचारिक नेतृत्व का उदाहरण इनमें से कौन किसका है, डॉक्टर का है, मजदूर नेता का है, या हिटलर का है, या फिर कलेक्टर का है। बताइए कौन है इसमें से जो कि अनौपचारिक नेतृत्व वाले हैं। अगर हम बोलें कि अनौपचारिक नेतृत्व वाले जो हैं वो कौन है, तो मजदूर नेता है। कौन है, मजदूर नेता जो हैं वो अनौपचारिक नेतृत्व का उदाहरण है। ठीक है, मजदूर नेता। डॉक्टर एक औपचारिक नेतृत्व वाले हैं, ठीक है, हिटलर, और ये हिटलर क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट थे ना, इसलिए। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जब किसी कार्य को किसी समूह द्वारा नेता के निर्देशन में किया जाता है। देखिए अगर कोई भी कार्य है उसको किसी समूह द्वारा नेता के निर्देशन में किया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे समन्वय बोलेंगे, प्रबंधन बोलेंगे, टीम वर्क बोलेंगे, या फिर सभी बोलेंगे। बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा कि जब किसी भी कार्य को किसी समूह द्वारा किया जा रहा है और कि समूह के द्वारा कर रहे हैं और नेता के नेतृत्व में कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। बताइएगा कि उसको समन्वय कहेंगे, या फिर प्रबंधन बोलेंगे, प्रबंध बोलेंगे, या टीम वर्क बोलेंगे, या फिर सभी बोला जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीम वर्क। क्या हो जाएगा, टीम वर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक समूह में काम कर रहे हैं, एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इसको समन्वय नहीं बोलेंगे, प्रबंधन नहीं बोलेंगे, सभी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीम वर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समूह कार्य की विशेषता है। बताइए समूह कार्य की विशेषता क्या है, कि समान प्रतिस्थिति होती सभी की, या राष्ट्र का हित देखते हैं सभी, या एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों, या फिर नेतृत्व का भावना हो। बताइए समूह कार्य की विशेषता क्या होगी। कोई भी आप ग्रुप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें से आपके अकॉर्डिंग बताइए कि उसकी विशेषता क्या हो सकती है, कि सभी समान स्थिति के हैं, या राष्ट्रीय हित में कार्य हो रहा है, या फिर एक से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, या नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बताइएगा अगर हम आंसर इसका देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हित है ना। इसकी मेन विशेषता क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय हित में कार्य हो रहा है। समूह में कार्य करना मतलब राष्ट्रीय हित में कार्य करना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से लेकर 5 वर्ष के बीच शिशु को कितनी विटामिन ए की खुराक दी जानी चाहिए। बताइएगा कि जो 2 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको कितनी विटामिन ए की खुराक जो है कितनी दी जानी चाहिए। 5 खुराक दी जानी चाहिए, 7 देना चाहिए, 9 देनी चाहिए, या फिर 3 देना चाहिए। अगर हम विटामिन ए के बारे में बात करें तो विटामिन ए जो होता है वो किसके लिए होता है, तो वो
रतौंधी जैसे रोगों के निवारण के लिए उसको दिया जाता है, ठीक है, आँखों से संबंधित। तो उसकी जो अगर 2 से लेके और 5 साल तक का बच्चा है तो उसको कितनी खुराक देनी चाहिए, तो उसको आप 7 मतलब 7 खुराक तो देनी ही चाहिए। उसको कितनी देनी चाहिए, 7 खुराक, मतलब जो 2 से लेके 5 साल तक का बच्चा है उसको कम से कम विटामिन ए की 7 खुराक तो देना ही चाहिए। कितनी, 7 खुराक तो देना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, पेंटावैलेंट वैक्सीन में सम्मिलित नहीं है। बताइए इसमें से पेंटावैलेंट वैक्सीन में संबंधित कौन सी नहीं है। डीपीटी का टीका मतलब वैक्सीन, या हेपेटाइटिस वैक्सीन, या थायराइड वैक्सीन, या फिर ओटिटिस। बताइए इनमें से कौन सा जो है पेंटावैलेंट वैक्सीन में सम्मिलित नहीं है। जो बच्चों को दी जाती हैं, 5 वैक्सीन लगाई जाती हैं, उसमें उन 5 वैक्सीन में इनमें से कौन सी वैक्सीन नहीं है। बताइए, डीपीटी मतलब कि डायरिया, पर्टुसिस और टिटनस की, या फिर है ना हेपेटाइटिस की वैक्सीन, या फिर थायराइड की, या फिर ओस्टिटिस की। बताइए इनमें से कौन सी वाली वैक्सीन पेंटावैलेंट वैक्सीन में सम्मिलित नहीं है। अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पेंटावैलेंट वैक्सीन में ओटिटिस जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, MMR का पूर्ण रूप है। बताइए MMR का पूर्ण रूप कौन सा है। MMR का बताइए, मीजल्स, मम्स और रुबेला, या फिर मैटरनल मोरेलिटी रेट, या फिर मैक्सिमम मोटेरल रेट, या फिर ABNRHM की शुरुआत हुई थी। बताइए MMR का फुल फॉर्म क्या होगा। तो अगर MMR का फुल फॉर्म हम देखें तो MMR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी और रेट, है ना, मोर्टेलिटी रेट बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है इसको। किसको, MMR को। ठीक है, इसमें मातृ मृत्यु दर भी कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मातृ मृत्यु दर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ICDS का पूरा नाम बताइए। ICDS का पूरा नाम क्या होगा कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, या फिर इंडियन चाइल्ड डायग्नोस्टिक स्कीम, या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, या फिर सभी। बताइए ICDS का फुल फॉर्म पूछा है इसने। ICDS का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, या इंडियन चाइल्ड डायग्नोस्टिक स्कीम, या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, या सभी। तो देखिए अगर हम आंसर देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ICDS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ICDS का फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। किसका, ICDS का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय कोलेस्ट्रम ने देने से, मतलब कोलेस्ट्रॉम देने से क्या होता है। ठीक है, जन्म के समय अगर कोलेस्ट्रॉम बच्चे मतलब दिया जाए तो क्या होगा, बच्चा रोगों से बच जाएगा, या फिर बच्चा तीव्र बुद्धि वाला हो जाएगा, या बच्चा कुपोषित हो जाएगा, या बच्चे में संवेगिक विकास उचित हो जाएगा। बताइएगा कि जन्म के समय अगर बच्चे को क्या दिया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉम दिया जाता है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, कि बच्चा रोगों से बचेगा, या फिर बच्चे की तीव्र बुद्धि हो जाएगी, या बच्चे को कुपोषित हो जाएगा बच्चा, या फिर बच्चे में संवेगिक उचित जो विकास है वो उचित होने लगेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषित हो सकता है। बच्चा क्या हो जाएगा, ना देने से, ना कोलेस्ट्रॉम ना देने से, सॉरी,
इसमें ये जो है कोलेस्ट्रॉम ना देने से पूछा है ना, बच्चे को कोलेस्ट्रॉम नहीं देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, कुपोषित हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, MUAC टेप का मान गंभीर कुपोषण के लिए कितना होगा, बताइए। देखिए ये एक क्या है, स्केल होता है म्यूएक, मतलब कि जिसको MUAC बोलते हैं। टेप का मान गंभीर कुपोषण अगर है तो वो कितना बताएगा, 11, 12, 13 या फिर 14 मान होगा। कितना मान होगा जब गंभीर कुपोषण होता है, तब कितना मान होता है बताइएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 11 हो जाएगा। मतलब MUAC टेप का मान जो गंभीर कुपोषण के लिए कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ORS बनाते समय बताइए क्या, किस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। ORS जो होता है, जब दस्त वगैरह लगते हैं तो ORS घोल को ही क्या करते हैं, पिलाया जाता है। तो उसमें बनाते समय क्या करना चाहिए, अतिरिक्त नमक शक्कर मिलाना चाहिए या आधा आधा करके बनाना चाहिए, या पूरा बच्चे को पिलाना चाहिए, या एक ही बार में बना लेना चाहिए। देखिए ORS एक क्या है, ओरल जो रहता है बच्चों को जब दस्त वगैरह होता है तो उसको घोल के, एक पाउडर की फॉर्म में होता है, उसको घोल के पिलाया जाता है। तो इसको बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, इसको बनाते समय मतलब एक ही बार में पूरा क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए। एक बार में ही पूरा क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए। ठीक है, जितना भी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बताइए दस्त में किस तत्व की खुराक, मतलब दवाई की आवश्यकता है। अगर किसी बच्चे को दस्त लग रहे हैं तो उसे किस चीज़ की खुराक दी जाएगी, कैल्शियम की या तांबा की या फिर आयरन की या फिर जस्ता। बता, जिंक की गोली दी जाती है, आयरन की गोली दी जाती है, या फिर कॉपर की गोली दी जाती है, कैल्शियम की। तो देखिए अगर आप जैसे किसी भी बच्चे को दस्त लगते हैं तो डॉक्टर हमेशा किस चीज़ का देता है, एक तो ORS घोल देता है, उसके साथ जिंक की गोलियां देता है। क्या देता है, एक तो ORS देता है और उसके साथ वो क्या करेगा, जस्ता मतलब कि जिंक की गोलियां भी देता है। किसकी देता है, जिंक की गोलियां भी देता है। तो याद रखना दस्त में किसकी ज़रूरत रहती है, जिंक की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाल के संदर्भ में सत्य है। नाल जो होती है, ठीक है, जिसमें बताइए इसके बारे में बताइए, नाल क्या होती है। माँ शिशु के मध्य सेतु, मतलब कि माँ से बच्चे को जोड़ के रखती है, या पोषण पहुँचाने का माध्यम होती है, या बीमारी पहुँच सकती है, या फिर सभी। बताइएगा कि नाल क्या होती है। जो आपने देखा होगा कि बच्चे की जो है ना मतलब नाभि होती है, उससे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, बताइए वो नाभि की जो नाल होती है वो क्या है, माँ और शिशु के मध्य जोड़ने का मतलब एक तरीका, या फिर पोषण पहुँचाने का माध्यम, या बीमारी, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए अगर हम इसका आंसर आपको बताएं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा D, मतलब सभी। देखिए ये क्या करती है, सभी चीज़ है ना, माँ से बच्चे को जोड़ के भी रखती है, पोषण भी पहुँचाती है, और पोषण के थ्रू बीमारियाँ भी पहुँचने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। बताइए बाल विकास क्या है। बाल विकास क्या है, बच्चे की बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया, या गर्भ अवस्था से लेकर यौवन तक की अवधि, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि बाल विकास किसको कहेंगे। बाल विकास किसको कहेंगे, बच्चे की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया, गर्भावस्था से लेकर यौवन तक की अवधि, या फिर A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम आपको इसका आंसर बताएं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब ये बच्चे की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया भी है, और गर्भ अवस्था से लेके यौवन अवस्था तक की अवधि भी होती है। तो बाल विकास इसको ही कहा जाता है।
तो आज की हमारी मैराथन में हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि हमने आपको देखी सारे क्वेश्चन करवाए हैं और हर एक क्वेश्चन को हर एक टॉपिक से लिया है। आपका हर एक टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है और सभी क्वेश्चन को किया है। ये आज की हमारी पहली मैराथन थी और अब आपको ऐसे ही हर संडे को और हर दिन आपको ऐसी ही मैराथन मिलना स्टार्ट हो गई हैं। तो आप ज़रूर हमारी क्लास से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से जोड़ें, क्लास को जोड़ें। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को जाते समय लाइक भी करके जाएं, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो, और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। हमारी मेहनत आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देखिए हम आपके लिए कितने अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, हमारी मेहनत को भी आप देखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर अगली मैराथन में हम आपको मिलेंगे तब और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाए उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, हर एक मैराथन में देते हैं। तो आप ज़रूर क्वेश्चन अच्छे करें और आपको इस मैराथन से कम 10 क्वेश्चन आपको देखना एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। चलिए तो अब हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारी हर एक क्लास को पूरा वॉच कीजिए, शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।